गुड इवनिंग। आज हम लोग एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के मिले हैं जिससे आपके पॉकेट में हम 5 नंबर को भरने जा रहे हैं। आप पॉकेट को खोल लीजिए और इस 5 नंबर को ऐसे रखिएगा जो जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। आपको हो सकता है कोई लोग याद करवा रहा होगा, याद नहीं करना, इसको बस समझ लेना एक ट्रिक से, जिसको शानदार ट्रिक कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आप भी इसको सोच रहे होंगे कैसा ट्रिक बनाए, तो आज हम आपको वही ट्रिक देने जा रहे हैं। यानी कि कौन से चैप्टर के कौन लेखक हैं उसको कैसे आसानी पूर्वक जीवन भर याद रखें, आखिर भूलेंगे ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं गया? बस आप मेरे साथ अंतिम तक बने रहिएगा, आपको हम जीवन भर के लिए याद करवा देंगे, है ना? क्या है हम लोगों के पास टॉपिक? क्लास 10 हिंदी कवियों के नाम चुटकियों में। चुटकी बजाएंगे और याद करेंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहला जो है, याद रहेगा ना, क्लास 10 का। हाँ, अब एक बात है, क्या यह जो होता है ना हम लोग का, इसको हम लोग पुस्तक का नाम होता है गोधूली। क्या नाम होता है? गोधूली। भाग 2। अब कहिएगा सर इसका नाम भाग 2 का है। आपको याद रखना पड़ेगा, भाग 1 9th को कहते हैं और भाग 2 10th को कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो इसका अलग अलग श्रेय होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग प्राइमरी में पढ़ते तो वहाँ भाग 1 से लेकर भाग 5 तक होता है। फिर मिडिल में आते हैं, वहाँ भाग 1 से भाग 3 तक होता है। फिर हम लोग हाई में आते हैं, वहाँ भाग 1 और 2 होते हैं, यानी 2 भाग होता है। फिर हम लोग 10th और 12th जिसको इंटर कहते हैं, वहाँ भाग 1 और भाग 2 होता है। तो 10th में जो होता है उसमें बुक में लिखा रहता है भाग 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए आज हम लोग इसमें जो है गद्य और काव्य 2 खंड होते हैं, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। समझ में आया? पहला जो खंड होता है वो होता है गद्य खंड, गद्य खंड। तो आज हम लोग गद्य खंड को देखने जा रहे हैं और इसके सब लेखक को एक ट्रिक के साथ याद कर लेंगे। समझ में आया? तो गद्य खंड और हम लोग का दूसरा खंड क्या होगा? काव्य खंड। कौन सा खंड? काव्य खंड। ठीक है। और हम लोग फिर सेकेंड हिंदी में जाएंगे, यानी गद्य खंड में 12 चैप्टर, काव्य खंड में 12 चैप्टर, 12 12 24। और सेकेंड हिंदी जिसको वर्णिका के नाम से जाना जाता है, उसमें हम लोग देखेंगे 5 चैप्टर, 12 12 24 5 29। आज हम लोग इसके लेखक को अच्छे तरीके से एक ट्रिक के साथ याद कर देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गद्य खंड में, गद्य खंड क्या कह रहे हैं? गद्य खंड में पहला जो चैप्टर है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब कैसे याद रखें? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। तो आपको पता होगा जाति उति का जो बंटवारा सब हुआ था, यानी सबसे ज्यादा जो जाति से परेशान था उसे भीमराव अम्बेडकर। इसलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक किसको कह दिए हम लोग? भीमराव अम्बेडकर को। जो जाति का बात करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने जाति के आधार पर आरक्षण भी दिया है बउआ, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ना कि आर्थिक स्थिति पे दिया था। ठीक है। तो जो जाति का बात करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर। तो पहला याद रहेगा ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो जाति का बात भीमराव अम्बेडकर करते, इसलिए जाति प्रथा के लेखक कौन हो गए? भीमराव अम्बेडकर। दूसरा क्या है? 20 के दांत। तो याद रखिएगा 20 के दांत को लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा। शर्मा जी का जो दांत होता है ना वो 20 का होता है। शर्मा जी का जो दांत होता है वो किस चीज का होता है? 20 का। इसलिए 20 के दांत को कौन लिखा है? शर्मा जी, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए अब देखिए, भारत से हम क्या सीखे? तो याद रखिएगा भारत से हम क्या सीखे? हमेशा विदेशी लोग जो होते हैं ना वो भारत से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ऐसा नाम किसका होता है विदेशी का? मैक्स मूलर, हम्फ्री डेवी, क्या क्या कहता है, हुआयान, ह्वेनसांग, ये सब नाम किसका होता है? विदेशी का। तो आपको याद रखना पड़ेगा भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से विदेशी लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसलिए भारत से हम क्या सीखे का लेखक कौन हो गया? मैक्स मूलर। तो पहला याद हो गया होगा ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का बात कौन करता है? भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत, शर्मा जी का दांत कैसा होता है? 20 का। तो इसके लेखक कौन हो गए? नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से हमेशा कौन सीखता है? विदेशी लोग, इसलिए इसके लेखक कौन हो गए? मैक्स मूलर। चलिए चौथा नंबर में हम लोग देखते क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो आपको पता होगा नाखून हम लोग काट लेते फिर नाखून बढ़ जाता है, यानी बार बार काटो बढ़ते जाएगा, 1000 बार बढ़ता है, इसलिए इसका नाम हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून कै बार बढ़ता है? 1000 बार, इसलिए इसके लेखक कौन हो गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी।
क्लियर हो गया। फिर देखिए नागरी लिपि, एक बात याद रखिएगा, नगर जाने के बाद लोगों का जो है गुण बदल जाता है, नगर जाने के बाद लोगों का गुण बदल जाता है, इसलिए नागरी लिपि को गुण बदल जाता है, यानी कि गुणाकर मूल्य लिखे हैं। नागरी लिपि को कौन लिखे हैं? गुणाकर मूल्य लिखे हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए अब हम लोग आगे जाते हैं। देखिए क्या है, बहादुर, क्या है? बहादुर। याद रखिएगा जो बहादुर होते हैं वो अमर हो जाते हैं, इसलिए बहादुर का लेखक है अमरकांत। बहादुर यदि आप हो गए, आप अमर हो गए। याद कीजिए भगत सिंह बहादुर थे, अमर हो गए। तो बहादुर के लेखक हो गए अमरकांत, क्योंकि बहादुर जो होते हैं वो अमर हो जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हो गया? अब देखिए क्वेश्चन कहते चैप्टर नंबर 7, परंपरा का मूल्यांकन। आप याद रखिएगा ये परंपरा था, ये परंपरा था। रामविलास पासवान पार्टी बदल लेते थे, जिसके नाम से उसको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। तो परंपरा का मूल्यांकन परंपरा था, रामविलास जी जो है पार्टी बदलते थे, इसलिए परंपरा का मूल्यांकन का लेखक हो गया रामविलास शर्मा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? परंपरा था जो रामविलास पासवान पार्टी बदलेगा उसका परंपरा चलते रहता था। तो 7 चैप्टर तक हम लोगों को याद हो गया, यह परंपरा को निभाने वाले लोग हैं रामविलास शर्मा, इसलिए रामविलास शर्मा जो है परंपरा के मूल्यांकन के लेखक है। अब देखिए जीत जीत में निरखत हो, आप याद रखिएगा जो हमेशा जीतता है वह कोई और नहीं होता, वह पंडित होता है, क्योंकि अपने बात से नहीं कहता पंडित वही जो गाल बजावा, जो गाल ने बजाया उसका कुछ नहीं हुआ। यानी कि जितना जो बकेगा उतना वो पैसा कमाएगा, बस बोलने का तरीका उसका अलग अलग होना चाहिए। तो जीतता वही है जो पंडित होता है, इसलिए जित जित में निरखत हूँ, मतलब पंडित बिरजू महाराज। जीतेगा वही जो पंडित होगा, तो जित जित में निरखत हूँ यानी कि पंडित बिरजू महाराज। यह भी हम लोगों को याद हो गया। अब आ जाइए आविन्यो। आविन्यो जो है वो जहाँ, मतलब आविन्यो एक जगह का नाम है, आपको पहले पता होगा। तो आविन्यो अशोक वाजपेयी, अब इसको कैसे याद रखे? तो आविन्यो और मतलब अशोक, आविन्यो का कौन होगा? अशोक वाजपेयी। ठीक है, इसका विशेष ट्रिक आपको नहीं दे रहे हैं, आ फॉर आविन्यो और ओ फॉर अशोक, इसको याद रख लेना है। मछली, अब देखिए शुक्ला जी के यहाँ बिना मछली का भोजन नहीं होता था, इसलिए विनोद कुमार शुक्ल को, मतलब विनोद कुमार शुक्ल किसको लिखे? मछली, क्योंकि शुक्ला जी के यहाँ बिना मछली का भोजन नहीं होता था। शुक्ला जी के यहाँ बिना मछली का भोजन नहीं होता था, इसलिए मछली को कौन लिखे? तो विनोद कुमार शुक्ल। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब देखिए नौबत खाने में इबादत, किस खाने में? नौबत खाने में इबादत। अब एक बात देखिएगा, जब भी नौबत खराब होता है ना तो लोग मिश्रा जी के पास चले जाते हैं। जब भी नौबत खराब होता है लोग मिश्रा जी के पास चल जाते हैं, इसलिए नौबत खाने में इबादत के लेखक हो जाते हैं यतीन्द्र मिश्र। कौन हो जाते हैं? यतीन्द्र मिश्र। अब आगे चलिए शिक्षा और संस्कृति, इसका तो आप आसानी से याद रख लीजिए, जब भी कहीं शिक्षा का बात होगा तो महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि यह 14 साल के उम्र में विवाह इसलिए किया था जो हमको मेरी पत्नी पढ़ने में मदद करे, ना कि हम उसके साथ इंटरेस्टिंग यानी कि इंजॉय करने लगे। यह महात्मा गांधी के पास बहुत खास गुण था। अब हम आपको बताते हैं, हम महात्मा गांधी के बहुत से कार्य का विरोध भी करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया लाइन और महात्मा गांधी के द्वारा पालन किए गए बहुत ऐसे कार्य हैं जिसका हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शिक्षा का जहां भी बात होगा वहां सबसे पहले महात्मा गांधी आएगा। चाहे किसी क्लास का बुक पढ़िएगा, शिक्षा कह देगा, चर्चा महात्मा गांधी का होगा। शिक्षा मतलब महात्मा गांधी, एजुकेशन का मीनिंग होता है महात्मा गांधी, यानी शिक्षा और संस्कृति का जो महत्व होगा महात्मा गांधी। इस प्रकार से हम लोग 12 चैप्टर गद्य खंड का अच्छे से याद कर लिए, आपको याद भी हो गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग मिलते हैं अब काव्य खंड को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय। आपकी सुंदरता आपको मुबारक।